हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बहुत सारे लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, ये सिर्फ 2 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, लोग वन शॉट तो आप लोगों ने देखा ही है, वन शॉट पढ़ी है आप लोगों ने, वन शॉट सुनते हैं। बट हम लोग बात करेंगे 2 शॉट। 2 शॉट बनाने का रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत देखा है, स्कूल्स में कहीं सुना ही होगा, तो बेटा एक मेजर पार्ट रहता है रिएक्शंस का। तो रिएक्शंस का पार्ट का लेवल एक अलग होता है, बाकी जो कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट है वो एक अलग है। तो हम डी एंड एफ ब्लॉक के आज का जो लेक्चर है वो पूरा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट पे बेस्ड रहेगा। रिएक्शन वाले पार्ट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। सेपरेट वीडियो का रीजन ये भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन कवर करते हैं, कभी कभी वो रिएक्शन वाला पार्ट छोड़ भी देते हैं क्योंकि वहाँ पे 11th की क्लास की बैलेंसिंग वगैरह भी यूज होगी। तो इसलिए वो लेक्चर मैंने अलग कर लिया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या बहुत अच्छे मार्क्स के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आप उसको करें। अदरवाइज ये भी आपका सफिशिएंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम इम्पोर्टेंट है, बट ये वाला पोर्शन पहले हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम डी और एफ पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट रिएक्शन पार्ट। तो रिएक्शन पार्ट के लिए अलग से वीडियो आएगा, मैं उसमें पूरी बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा। जो क्लास 11th से बैलेंसिंग यहाँ यूज होती है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल जल्दी जल्दी उसे खत्म कर देंगे, टॉपिक सारा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल हो। पी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल हो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन डी सबशेल। तो ख्याल रखिएगा, ये डी ऑर्बिटल की डेफिनेशन है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा होगा, डी सबशेल में फिल होगा, ठीक है। तो आप उसे डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कह दोगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है। ये है बेटा आपका ग्रुप। तो 3 से लेकर 12 तक जो हमें दिखाई देते हैं वो कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा टोटल कितने ग्रुप हो गए, ये हो गया आपके पास 10 ग्रुप। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने भरते हो, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 10 ही ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, उसमें 3 सीरीज होती है। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है। और दूसरी वाली सीरीज को बोला जाता है 4D सीरीज। स्कैंडियम के बाद आता है आपका वाई, ठीक है, यट्रिबियम। फिर 3D 4D और उसके बाद आता है आपका 5D लैंथेनम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिनियम। तो इसके ये SCYLA और AC, तो 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। इस 3D सीरीज को बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसे आप बोल रहे होंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे आप बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसे आप बोलेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हुआ। तो 3D 4D 5D और 6D इस तरीके से इनकी सीरीज के नाम है, और इन्हीं को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं कि आप लोगों ने सुना ही होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जाना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब मैं इस बात पे आप लोगों का फोकस चाहता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनमें क्या डिफरेंस है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो क्या डेफिनेशन है ट्रांजिशन मेटल्स की, तो मैं यहाँ पे टॉपिक बताते जाऊंगा और उसके साथ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की पहली डेफिनेशन ये है कि इनका डी सबशेल यानी कि डी ऑर्बिटल जो है, तो डी सबशेल शुड बी पार्शियली फिल्ड यानी कि पूरा भरा नहीं होना चाहिए, पूरा खाली ना हो। इसका मतलब ये है कि डी 0 नहीं होना चाहिए और डी 10 अलाउड नहीं है। तो डी सबशेल शुड बी पार्शियली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी अदर एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस लिख देता हूं इसे। तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए
ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी समझते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज S और P के बीच में लाइज करती है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी तो आपको यहाँ पे S ब्लॉक दिखाई देता है, फिर यहाँ पे आपका D ब्लॉक है और फिर इस साइड आपका P ब्लॉक, तो ये आता है आपका D ब्लॉक, यहाँ पे आपका S ब्लॉक है और ये साइड है P ब्लॉक। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है S और P के बीच में लाइज करती है, सॉरी, इस वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। दूसरा तीसरा रीजन ये भी है कि ये कंपाउंड जो है डी ट्रांजिशन शो करते हैं, सारे शो नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक डेफिनेशन ये भी बोल दी जाती है कि जो कंपाउंड डी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं वो कंपाउंड्स क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वाली डेफिनेशन को समझते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे होते हैं। तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का क्या मतलब है, उन सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था कि जो डायरेक्ट हम ट्रिक से कैसे लिखते हैं, फिर भी हम यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको यूज करते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे n-1 वगैरह क्या है, ये इन चीजों पे हम बात कर लेते हैं एक बार। तो बेटा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं हम, हमारे पास है मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि इस 5 को देखना है तो ये है 3d5 और इस 2 को देखना है तो ये है आपका 4s2, तो ये हो गया 3d5 4s2। इससे पहले नोबल गैस आती तो आप यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं, Ar18 3d5 4s2, ये है आपका। अब डेफिनेशन अप्लाई करिए जरा, जिनका डी सबशेल पार्शियली फिल्ड हो, पूरा भरा नहीं होना चाहिए। देखिए डी सबशेल कैसा है, पार्शियली फिल्ड है ना, पूरा तो नहीं फिल है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर हुआ। अब एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अगर आप ट्रिक के हिसाब से जाएंगे तो आप 9 को देखेंगे और आप लिख देंगे 3d9, और आप 2 को देखेंगे आप लिखेंगे 4s2। लेकिन आप जानते हैं कि डी में 4 और 9 भरना अलाउ नहीं होता है, स्टेबिलिटी का रीजन रहता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो 3d10 हो जाता है और 4s1। तो ये बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। आपसे कहा जाएगा कि कॉपर में तो डी के इलेक्ट्रॉन सारे भरे हुए हैं, फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है। कॉपर का जो डी सबशेल है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है। तो देखिए हमने कहा है ग्राउंड स्टेट में चेक करो या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेटा कॉपर +1 भी दिखाता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो अगर +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आया, 3d9। इसका मतलब कॉपर 3d9, अब ये पार्शियली फिल्ड हो चुका है, तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, ऐसे एलिमेंट भी है हमारे पास, Zn एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, फिर इसके नीचे Cd और Hg। तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब 3d0 तो नहीं लिखोगे ना, 0 देख के कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, 3d10 और ये 4s2। यहाँ 3d आया है, यहाँ पे 4d आ जाएगा, 5s2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4d की जगह 5d आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आपसे कहा जाएगा कि जिंक, दिख रहा है आप लोगों को, आपसे कहा जाएगा कि जिंक में भी तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं। तो चेक करते हैं, आपने जिंक की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सुनी है, आपने सुना होगा जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव को चेक करते हैं, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आप बोलेंगे सर ये तो अभी भी कितना है, कंप्लीटली फिल्ड है। और आपकी मर्जी नहीं होती, मैंने यहाँ पे बोला था इन एनी अदर एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिस्ट करती हो, तो जिंक की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हो है +2। तो +2 करने के बाद भी कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए Zn डी ब्लॉक का एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसा ही होता है Cd में और ऐसा ही Hg में। तो क्या इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट में Zn, Cd और Hg नहीं आते। अब क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आ जाएगी, डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी अदर एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर दूसरा सवाल यह है कि कॉपर भी कंप्लीटली फिल्ड है, कॉपर आल्सो कंटेन 3d10 एंड जिंक आल्सो कंटेन 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो फिर कॉपर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है जबकि जिंक नहीं है? तो आप बोलेंगे कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज पार्शियली फिल्ड, while zinc in +2 also completely filled, यानी कि ये completely filled है ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी, जबकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पर पार्शियली फिल्ड हो जाता है, तो इसलिए कॉपर डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि ZnCd Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बात ये भी हो सकती है कि यहाँ रखा क्यों फिर? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन यही आते हैं तो उस हिसाब से रख दिया जाए। अब अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो यानी कि इन तीनों की ZnCd और Hg की प्रॉपर्टीज काफी हद तक यहाँ पर मैच करने वाली नहीं है, तो उनकी वजह से भी काफी सारे एक्सेप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, डेफिनेशन से सवाल पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे आप लोग एक चीज और ऐड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो आप लिख लेंगे। एक होता है क्रोमियम, क्लास 11 से सुनते आए होंगे, 24 में D4 लिखने जाओगे, लेकिन D4 मैंने बोला अभी नहीं लिख सकते आप, तो D5 कर दोगे और S में एक इलेक्ट्रॉन कम। ऐसे ही कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो 29 3D9 लिखना चाहिए था, लेकिन 10 लिखेंगे, S में से एक कम। ठीक है, Cr हो गया, CO हो गया, फिर एक और आता है तुम्हारा NiPd Pt, तो Pd आता है। ठीक है, इसको नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3D 10 4s 0। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल होता है। अच्छा, NiPd Pt है ना, 4D और ये 5s, तो ये आपकी चॉइस है, आप लास्ट वाला याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3D सीरीज के बारे में हम लोगों से चीजें पूछी जाती हैं, फिर भी हम लोगों ने लिख दिया है 4D सीरीज के बारे में भी। ठीक है, 4D 10 होता है, 5s 0 होता है, तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रहते हैं। तो क्या क्लियर हुआ बेटा? फटाफट से बोलो जरा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी S और B के बीच में लाइज कर रही होती है, जो पार्शियली फिल्ड होते हैं किसी भी ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो जाता है, लेकिन जिंक, Cd और कैडमियम और मरकरी Hg उनमें ऐसा नहीं होता है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन वहां पर भी कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, जिस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा बेटा, सारे स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे, ठीक, क्योंकि वो फिर हमें अच्छा लगता नहीं कि हम लिख कर रख दें यहाँ पर और देख कर आपको समझाएं, फिर आपकी नजरें नीचे इधर सारे पॉइंट्स पे जाती है। ठीक है, तो फोकस खराब होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। पहली कि ये जो होते हैं आपके एलॉयज बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सुनी है कि सर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो एलॉयज बना सकते हैं। एक ये है कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लोड उठाने की कैपेसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, है ना। तो यही मेटल्स यूज करे जाते हैं ना, आयरन हो गया, टिन हो गया, टिन तो खैर अलग हो गया, अलग फैमिली में। टेंसिल स्ट्रेंथ तो लोहे वगैरह की बनती है ज्यादा चीजें, है ना। तो एलॉयज बना सकते हैं। एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो देखते हो ज्यादातर रखे हुए, अभी एग्जांपल दे देंगे। सॉरी, टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लोड उठाने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और ये मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलेबल, ME दो एल आते हैं इसमें शायद, चलो स्पेलिंग देख लें। ठीक है, मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको पीट पीट के इनकी पतली शीट्स बना सकते हो। गोल्ड है ना, कितना थिन फॉइल बना सकते हो आप उसकी, है ना। तो मेलेबल होते हैं, ये चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, और चलिए पहले इस पे बात करते हैं। तो एलॉयज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो बेटा एलॉयज का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स बना सकते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल का रीजन ये होता है, रीजन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे जाके और कनेक्टिविटी आएगी। स्मॉल डिफरेंस इन साइज, स्मॉल डिफरेंस इन साइजेस, इनके साइज में डिफरेंस कम होता है, उससे हम एलॉयज बना पाते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है जहां पर सारे एटम्स जो है वो गोल्ड के रखे हुए हैं। ठीक है,
गोल्ड की आपने एक दीवार बनाई हुई है, ठीक, ये गोल्ड की आपने दीवार बनाई। अब मैंने कहा साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पे जितना बड़ा ये गोल्ड के एटम का साइज है उसकी जगह हम कॉपर का साइज फिट कर देते हैं। मान लीजिए ये कॉपर फिट कर दिया आपने, एक एटम निकाला कॉपर फिट कर दिया, एक एटम निकाला कॉपर फिट, तो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि साइज डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो साइज में खास फर्क ना होने की वजह से एलॉयज बनाए जा सकते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल, एक को निकाला उसकी जगह दूसरे को फिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइज में डिफरेंस होता, यानी कि जो यहाँ से आप निकालते और जो लगाने जा रहे हो उसका साइज बहुत बड़ा होता तो फिट नहीं आता, बहुत छोटा होता तो खाली गैप बच जाता। तो स्मॉल साइज में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर हम एलॉयज बना सकते हैं। क्लियर हुआ? एलॉयज आपने देखा है कॉपर प्लस जिंक, है ना, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर को हिंदी में तांबा बोला जाता है, इसको जस्ता बोला जाता है। तो कॉपर प्लस जिंक पीतल बनता है इससे, ठीक है। तो कॉपर प्लस जिंक जिसे आप क्या बोलते हो, ब्रास बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल होते हैं एलॉयज के। तो रीजन समझ में आ गया, एलॉयज फॉर्मेशन क्यों होती है, बोलो मेरे साथ एक बार। ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन साइजेस, साइज में स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से उनके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। कैटलिस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे वेरी लगा दिए मैंने। कैटलिस्ट की तरह हम क्यों यूज करते हैं, हम सवाल भी हमारे जहन में आता है कि हम डी ब्लॉक में इतना यूज क्यों करते हैं इसको। तो उसके लिए दो रीजन है। पहला, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, यानी कि जगह देता है रिएक्टेंट्स को रिएक्शंस करने के लिए। जैसे ये बोर्ड मुझे एक स्पेस देता है लिखने के लिए, तो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराया, ठीक है। पहला ये हो गया कि मुझे इस पे कुछ रिएक्शंस करानी है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा पहले उन्हें, ठीक है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। दूसरा सबसे खास बात, दूसरा रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जाने जाते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। क्लास 10th से सुनते आए हो, आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, कॉपर को देखते हो +2 है, +1 है, ऐसे काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना भी एक रीजन है। अब इनसे होता क्या है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने का अगर तुम्हें एग्जांपल दूं मैं, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम सरफेस, याद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करते हो, आप एक प्लैटिनम वायर डालते हो, ठीक है, ये ऐसे प्लैटिनम लगा देते हो, तो हाइड्रोजन गैस इस पर रुक पाती है। मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन गैस की रॉड ला सकते हो, आप बोलोगे नहीं, तो मैं कहूँगा क्या सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे सर मैं प्लैटिनम की वायर लाऊंगा और उस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो सकती है। तो सर ये देखिए, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गई मान लीजिए, तो अब आप कह सकते हो सर ये हाइड्रोजन की रॉड आ गई है। समझ गए? तो इसलिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से एक रीजन ये है कि उसके पोर्स पे हाइड्रोजन गैस जाकर रुक जाएगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब होता क्या है ना, जब सल्फर को हम जलाते हैं बेटा, तो हम जब सल्फर को जला रहे हैं तो S+O2 गिव्स SO2 बनता है, SO3 नहीं बन पाता, यानी कि कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी। होना क्या चाहिए था, इसको भी कंबाइन हो जाता तो SO3 बन जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो SO2 है इसकी रिएक्शन कराते हैं V2O5 से, वेनेडियम ऑक्साइड से। तो V2O5 इससे रिएक्शन करके क्या बना देता है, SO3, अपना ऑक्सीजन इसको दे देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, V2O4 में। फिर ये V2O4 जो है, ये जो ऑक्सीजन थे रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करेगा, बैलेंसिंग के हिसाब से मैंने हाफ O2 लिख लिया है, यानी कि एक O आप इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा V2O5। तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो एक एग्जांपल याद रखना सफिशिएंट है। तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर पाए V2O5। V2O5 में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, V को x मान लो तो कितने x हो गए, 2x। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2, 5 2 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5। तो V2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी बेटा, +5 थी। अब V2O4 में चेक करिए जरा, ये 2x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, किस में चला गया, +4 में। अब ये +4 में इसलिए चला गया क्योंकि जा सकता है, ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दिखा सकता है और इसको भी दिखा सकता है। माना कि स्टेबल ये है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वापस चेंज हो गया, तो इसलिए हमने कहा कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जांपल के साथ याद रखना। दो रीजन आपने देख लिए, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना। क्लियर है इतनी बात? चलिए वेरी गुड। अब आते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ में कुछ समझने का ऐसा तो है नहीं, बस लोड उठाने की कैपेसिटी है, ध्यान रखना। मैलिबिलिटी मैंने बता दिया है, पीट पीट के आप थिन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, चलो इसको देख लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं इसके।
अब एक प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलॉयज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तीन तो प्राइम है एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? देखिए, ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं, मान लीजिए गोल्ड के एटम्स हैं या प्लैटिनम के एटम्स हैं। तो एटम्स हमारे पास ऐसे स्फेरिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आप एटम्स को कितना ही क्लोज पैक करो, उनके बीच में कुछ खाली जगह तो बची जाएगी। इसी को हम बोलते हैं वॉइड्स, या फिर हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। इन्हीं खाली जगहों को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर वॉइड्स कहते हैं। बेटा तो क्या है कि अगर इन वॉइड्स में हम छोटे छोटे एटम्स भर दें तो क्या ये स्ट्रक्चर और ज्यादा डेंस हो जाएगा, इसकी लोडिंग टेंडेंसी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। आपने पैकिंग की, ठीक है, तो आपने पैकिंग की तो बीच में छोटे छोटे स्पेस, अरे ऐसा मान लो कि आपने ईंट की एक दीवार खड़ी कर दी। अब अगर मैं खाली ईंट की दीवार खड़ी कर दूं और उसमें एक किक मारूं तो गिर जाएगी। अब लेकिन वही ईंट की दीवार में अगर हम बीच बीच में सीमेंट भर देते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाती है ना। तो वो सीमेंट ही जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर? उस वॉइड को फिल करने का। तो वो इंटरस्टिशियल साइट्स है। तो इंटरस्टिशियल साइट समझ में आया? तो आप डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जब आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, व्हेन इंटरस्टिशियल साइट्स आर ट्रैप्ड बाय स्मॉल एटम्स, तो जब इंटरस्टिशियल साइट छोटे एटम्स के द्वारा ट्रैप्ड कर दी जाए, भर दी जाए, वो छोटे एटम्स कौन हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये छोटे एटम्स अगर इनके अंदर भर दिए जाए तो उनसे बनने वाले कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। पहले वाले कंपाउंड के कंपैरिजन, मान लीजिए गोल्ड था, तो अब वाला जो गोल्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप इसमें लिखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में Mn4, ठीक है, एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल है। तो Mn4n, ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज के साथ नाइट्रोजन ट्रैप किया गया है, और टाइटेनियम H यहाँ पे लिखा है 1.7, यानी कि रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में है वैल्यू। ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। फिर ऐसे टाइटेनियम के साथ कार्बन। तो बेटा कोई भी एक एग्जांपल आप लोग याद रख लेंगे तो आपके बताने के लिए ठीक रहेगा। एक याद रख लो, बाकी को देख लो। यानी कि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन हो तो देखकर पहचान जाओगे, यार यहाँ पे मेटल के साथ कुछ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हमने कहा था छोटे एटम्स होते हैं तो कैसा कंपाउंड होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने आप लोगों से पूछ लिया कि कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन दिया है, ये दिया है, कौन इसमें से इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, कौन एलॉय है? तो एलॉय ये है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। क्लियर हुआ? तो ये कहानी थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा डेंस हो गया है, डेंसिटी इसकी बढ़ गई है, लोड उठाने की कैपेसिटी बढ़ गई है। मेलेबिलिटी में बताइए क्या फर्क पड़ेगा? अब ये कम मेलेबल है, आप इसको पीट के अब ज्यादा पतला नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब गैप नहीं बचा ना बीच में, ठीक है। तो डेंस हो गया तो मेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कहानी थी तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट की। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो ग्राफ मैंने बता दिया है, नंबर्स क्या क्या लिखे हैं वहां पर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट को पहले समझते हैं, ग्राफ को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे। किस पे डिपेंड करता है? एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे। एटोमाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एक करके समझाते हैं कि क्या क्या चीजें वो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो उससे इंटरेक्शन इंक्रीज होंगे। तो वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस या फिर मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग बन पड़ेगी? मेटालिक बॉन्डिंग। चलिए तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या है? देखिए ये हमारे पास एक मेटल है और एक मेटल ये है, ठीक है। ये एक हाथ एक मेटल, एक हाथ दूसरा है, ये दूसरा हाथ एक मेटल है। अगर मेटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस मेटल का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस मेटल का,
तो बेटा ये एक बॉन्ड बना सकता है। ये हो गया मेटल मेटल बॉन्ड, या फिर सिर्फ इनके बीच में इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेटल के पास दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो दो इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तीन है तो तीन इंटरेक्शन हो सकते हैं। चार हैं तो चार हो सकते हैं। पांच हैं तो पांच हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में तो पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब कोई स्पेशल केस हो सकता है जिसमें छह भी आ जाए, तो देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल और मेटल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये मेटल जो है मेरे पास, जिसके पास पांच पांच इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांच बॉन्ड बना के रह रहा है अपने दूसरे वाले मेटल के साथ। तो इसको तुम्हें ब्रेक करना है, क्योंकि तुम्हें एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब एटम चाहिए, लेकिन ये एटम तो नहीं है, तो दो मेटल एक साथ जुड़े। एटम कब होता है? जब इनको अलग कर दो, सिर्फ एक। तो इसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, या फिर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। अब अगर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से उनको ब्रेक करने के लिए, अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आपने कहा सर हमारे पास एक एटम है, उसके पास काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो इतने लोगों से बॉन्डिंग कर रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एटम ला के दो, मतलब मुझे तुम ये सिंगल ला के दो, तो तुम्हें इतने सारे इंटरेक्शंस को खत्म करना होगा। तो इंटरेक्शंस यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें किसी को मेल्ट करना है ना, तो वो सॉलिड स्टेट में है, इसके साथ और भी मेटल्स जुड़े हैं, ये एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं आगे को ऐसे। तो मेल्ट करना है तो इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, और स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है मतलब इनके बॉन्ड्स के बीच के बॉन्ड को खत्म करना है। तो बॉन्ड को खत्म करना है, इसका मतलब कौन सी एंथैल्पी पे डिपेंड करने वाला है? बोलो यार। एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो अब मैं समराइज कर देता हूं इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो डिपेंड करेगा एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे। एटोमाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो इस बेसिस पे अब इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए, अब ये अगर एलिमेंट नहीं दिख रहे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये है टी आई, फिर वी, सी आर, एम एन और आर ई, ठीक है, ये आर ई है। तो अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देता है कि क्रोमियम, एमओ, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, सी आर, एमओ और डब्ल्यू। ग्राफ किसके बीच में? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ को मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो सी आर, एमओ और डब्ल्यू सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है सर? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास है। चलिए चेक करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोलो बेटा 24, 3d 5, 4s 1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। 5 डी में है, 1 2 3 4 5, और एस में भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन फैमिली के पास। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और तुमने सुना होगा टंगस्टन, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का है, ठीक है। इवन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है। डायमंड तो एलिमेंट नहीं है ना। तो टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो रीजन होगा सी आर, एमओ और डब्ल्यू। सॉरी, क्वेश्चन होगा क्रोमियम फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन कि हम ये देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, Tc का भी कम हुआ, Re का भी कम हुआ? चलिए वो तो ठीक है सर, क्योंकि 6 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे। मैंगनीज में 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जबकि Cr में 6 हैं। कम होना ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ सर कि ये तो वैनेडियम से भी कम हो गया, ये नियोबियम से भी कम हो गया, ये पीछे वाले एलिमेंट से भी कम देखने को मिल रहा है। किसमें? Mn और Tc में। तो दो एक्सेप्शन मिल गए, दो जो ट्रेंड से थोड़े अलग है। Mn और Tc का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Mn का डिक्रीज तो हुआ है क्योंकि Cr से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास है नहीं, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों हुआ? ठीक है, सवाल ये है कि ये वेनेडियम से भी कम हो गया, ये नियोबियम से भी कम हो गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीनियम का थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एक। तो रीजन ये है कि Mn और Tc के पास हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, उसमें नहीं, रीनियम में ऐसा नहीं मिला तो हम बात नहीं कर रहे हैं।
तो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई ना, देखिए Mn का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन से लग रहा है कि यार मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, ये किसी के साथ इंटरेक्शन रखना ही नहीं चाहते, है ना। तुमने कहा सर हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हमें किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, जैसे बोलते हैं कि यार रिश्तेदारी तो काम आएंगे, यही तो काम आएगा। तुमने कहा बहुत पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम होगा करवा लेंगे ऐसे ही। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब वो बात कितनी सही है गलत है वो तो तुम्हारा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल, किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं रखना चाहता है। वन टू वन इंटरेक्शन भी बहुत वीक होते हैं, तो इंटरेक्शंस कम, मेटालिक बॉन्डिंग कम, इस वजह से इसकी एटॉमाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या है? ये छाप लो अपने दिमाग में। Melting point directly proportional to atomization enthalpy. Atomization enthalpy is directly proportional to number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons is directly proportional to van-der-Waals interaction metallic bonding. ऐसा डाउट तो नहीं आ गया किसी को स्पीड बढ़ा दी करके तुमने फोन किया अपने? ठीक है, चाहो तो कहीं पे बढ़ा लेना। CR, MO और W डेटा निकाल दिया, क्वेश्चन बन गया हमारे पास कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। MnTC का इतना कम क्यों हो जाता है? तो आप बोलोगे हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कहानी हुई मेल्टिंग पॉइंट की। अब हम आते हैं एटॉमिक रेडियस पे। चलिए, तो एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, बस एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट समझना रह गया, तुमने डी ब्लॉक खत्म कर दिया, उस पर क्वेश्चन समझाते हैं। एटॉमिक रेडियाई लिखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 25, ठीक है, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, फिर कॉपर, फिर प्लस कॉपर एंड जिंक। तो एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, वीडियो को भगा सकते हो, 25 मुझे तो पूरे लिखने हैं, 26, 27, 28, गिनती आती है तो देख लो, 29 और 30, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब होता क्या है, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो ना बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास है न्यूक्लियस। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इनका। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो बेटा हम लिखेंगे 3d1 4s2। टाइटेनियम का लिखोगे तो 3d2 4s2, फिर लिखोगे 3d3, फिर 4s2, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन पता ही है। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन चलता जाएगा। तो हो क्या रहा है, डी में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एस में तो नहीं बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहे हैं, डी में बढ़ रहे हैं। तो देखिए 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ शेल को, और ये थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड शेल को। तो अगर मैं स्कैंडियम के लिए थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा बेटा ये 3d अंदर बैठा हुआ है और बाहर कौन बैठा है, 4s। तो किसी की साइज कैसे बताते हो आप, सेंटर से बाहर की डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। अब आप बोलेंगे सर स्कैंडियम से अगर हम टाइटेनियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ते हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो थोड़ा और आगे जाने पर यहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लास्ट में 4s है। आप बोलेंगे सर प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गई होगी, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आगे जाओगे तो और बढ़ेगा। तो बेटा शेल्स तो नहीं बढ़ रहे ना, मतलब मैं न्यूक्लियस हूँ और तुम लोग इस क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, इमेजिन कर लो आप क्लास में बैठे हो, तो मैं अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना, अट्रैक्शन पावर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेंचेस थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, तुमसे डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम लोग अपनी जगह में बैठे हो, बस मैं अपना अट्रैक्शन बढ़ाए जा रहा हूँ। तो तुम लोग अगर यानी कि एस इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन पे फिक्स बैठा है और मैं यहाँ से अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाते जाऊंगा, तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तुम अपनी जगह में फिक्स बैठे हो, मैंने धीरे धीरे अपनी आवाज को और बढ़ाना शुरू करा, थोड़ा और चिल्लाना शुरू किया, तो तुम्हें आवाज धीरे धीरे और ज्यादा आती रहेगी क्योंकि तुम तो कहीं गए नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ता है।
तो हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ZEFF। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो होगा क्या कि मेरा अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए बढ़ रहा है, तो मैं उन्हें अट्रैक्ट करके कहाँ ले आऊंगा, अपने मुट्ठी में कैद कर लूंगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगेंगे, तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ पहला कि सर अलोंग द पीरियड जाने पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर हो? लेकिन ऐसा सब जगह नहीं चला, सब जगह नहीं चला। हमने देखा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक तो ये बात चल रही है, लेकिन मैंगनीज में एक सर्टेन एक एक्सेप्शन आता है, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल में हमने देखा साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, इसलिए बुक्स में भी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कई बुक्स लिख देती हैं, या मैं भी बच्चों को यही बताता हूँ कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम तक साइज डिक्रीज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कॉपर निकल में तो शायद 126 पिकोमीटर डिस्टेंस सेम आ जाती है, डेटा तो तुम देख सकते हो। फिलहाल आयरन, कोबाल्ट, निकल तो बिल्कुल सेम साइज दिखा देते हैं। मैंगनीज और जिंक का साइज सेम होता है, तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे तो फिर वहां तो ऑर्डर भी काम आएगा। ठीक है, वो डेटा के बेसिस पे लगेगा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मैंगनीज की बात छोड़ देते हैं, आप बोलो कि यहाँ तक साइज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब लास्ट में आके चलिए मैं उसी तरीके से आपको समझाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंगनीज की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए इग्नोर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम यहाँ तक हम आए, तो बेटा स्कैंडियम से वैनेडियम तक साइज क्या हुआ, डिक्रीज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब समझ गए बेटा। यहाँ से आगे क्या होगा ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ गई है, और यहाँ पर 3D में काफी इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, और ये रहा 4s इलेक्ट्रॉन। अब है क्या ना, मैं हूं न्यूक्लियस, लास्ट वाली बेंच पे बैठे हुए हैं 4s इलेक्ट्रॉन। अब मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा था उन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मेरी बॉन्डिंग उनसे काफी अच्छी हो रही थी, वो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो साइज छोटा हो रहा था। अब लेकिन बीच में धीरे धीरे डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि सेकंड लास्ट वाली रो को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। लास्ट वाला आउटर शेल, उससे पहले वाला पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट वाले में 4s बैठे हुए, तुम बैठे हुए हो, फिर तुम्हारे आगे वाली रो में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो रहे हैं डी में। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा ही तो क्लास में भी होता है ना, लास्ट वाली रो में बैठकर आप आराम से सुन रहे हो, धीरे धीरे बीच में अगर इलेक्ट्रॉन भरने लग जाए तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बच्चों के लिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाता है, यानी कि टीचर का अट्रैक्शन कम होने लग जाता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे ना। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे, तो न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट कर रहा था उतना अट्रैक्शन फील नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वॉइस नोट को और बढ़ा दिया, लेकिन लास्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं सर फिर भी आवाज नहीं आ रही है। तो इसका मतलब बीच वाले बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, शील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या आएगी कि मैंने बोला कि बच्चों मैं आप जोर से बोलने लगा हूं, लेकिन लास्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं सर आप पहले जैसे ही बोल रहे हो। तो इसका मतलब जितना डिस्टरबेंस ये क्रिएट कर रहे होंगे उतना अट्रैक्शन में बढ़ा रहा होगा। तो मेरा अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन और इनका शील्डिंग दोनों बैलेंस हो रहे हो। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, यहां से यहां तक हम कहेंगे साइज क्या हो गए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उसका रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। शील्डिंग का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, शील्डिंग का इफेक्ट क्लियर हो गया समझ में। तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो वो मुझे अट्रैक्ट करने से रोकेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों को। मैं अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाए जा रहा हूँ, वो भी शील्ड करते चले जा रहे हैं। मैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं लाइट को और बढ़ा रहा हूँ, और आप आगे से शीट लगाने में लगे। तो लाइट और शीट दोनों एक दूसरे को अभी तक बैलेंस कर रहे हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कहानी रही। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर गया, कि आपने कहा सर हमारे पास न्यूक्लियस की पावर तो थी, आप पावर तो बहुत लगा रहे थे,
लेकिन डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ना, ये मेरे अट्रैक्शन को तो लास्ट वालों के लिए यानी कि तुम्हारे लिए कम कर ही रहे होंगे, साथ में ये तुम्हें रिपेल भी करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो पीछे वालों को रिपल्शन भी फील होगा और मेरा अट्रैक्शन उनके लिए कम भी हो जाएगा। तो लास्ट में आप बोलेंगे कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ जाएगा किसके सामने, शील्डिंग के सामने। तो साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, तुम मुझसे थोड़ा दूर जाओगे, बाहर नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक नॉर्मल ट्रेंड जैसा चलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट शील्डिंग इफेक्ट के। फिर लास्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा आता है, लेकिन इससे जिंक में जाके साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको सारी चीजें। तो इसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें ग्राफ दिखाऊं, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पर हमारे पास है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये ऐसे आता है कुछ, देखो बीच में बिल्कुल कांस्टेंट जैसे चल रहा है, जिंक में जाके थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। फिर ये 3D, ये 4D और ये 5D। तो मैं इसका रीजन आगे जाके समझा रहा हूँ जब तुम्हें हम एफ ब्लॉक पढ़ रहे होंगे। तो 3D 4D और 5D, 4D और 5D में ऑब्जर्वेशन क्या रखनी है सर, आपने बहुत कम गैप रखा है, जबकि 3D से 4D में जाने पर आपने गैप ज्यादा कर दिया है। तो इसके बारे में हम समझ रहे होंगे, आप ग्राफ की इमेजिनेशन इमेज देख लो कि कैसी दिखाई दे रही है। तो बीच में ऐसे कांस्टेंट जैसा चलेगा, ठीक है, फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। रीजन आप लोगों ने देख लिया है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे सर सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे बड़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम टच करने वाले हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि पोटेंशियल डेटा देखकर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, सवाल आता ही आता है पेपर में। तो चलिए उस टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे आई ई से। तो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है तीन बातों पर, और वो तीनों ही बातें हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है D3, D5 और D10। ये आपका हो गया D5 मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी के पास है तो वो स्टेबल होगा। अगर किसी के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो फुल फिल्ड है, वो स्टेबल होने वाला है। अगर D3 है तो बेटा वो T2G स्टेबलाइज होता है। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है तो T2G समझ गए होंगे, अगर उसे बिना पढ़े आप ये देख रहे हैं तो ध्यान रखना बस कि D3 भी स्टेबल होता है, एक वर्ड जोड़ लेना T2G स्टेबलाइजेशन, ठीक है, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और ये। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंगनीज का। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 3d5 4s2। देखिए अब मैंगनीज में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनेगा, 3d5 4s1। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बन जाएगा 2 पॉजिटिव, तो 3d5 4s0, ठीक है। तो Mn से Mn2 पॉजिटिव आपने जब बनाया तब आपके पास एक स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो मुझे बताइए कि Mn, ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो, क्योंकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा। D5 तो हाफ फिल्ड आ जाएगा ना, यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो यहाँ से यहाँ आना बहुत इजी है। तो Mn2 पॉजिटिव यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, 3d6 4s2, ठीक है। तो इसमें से मैं पहले दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ।
अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बताइए क्या बचेगा आपके पास। Fe2 पॉजिटिव अगर आप बना देते हैं तो बेटा बचता है 3d6 4s0। स्टेबल तो हुआ नहीं अभी, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लग गई। अब है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब ये स्टेबल हो गया बेटा 3d5 ना। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन वो जल्दी से निकालना चाहेगा। तो बेटा इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब इससे क्वेश्चन अप्लाई करोगे। तो यहाँ से क्या समझा आपने, मैंगनीज की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। ऐसे ही जिंक में बात करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो कितना है, 3d10 4s2। अब देखिए मैंने जिंक +1 बना दिया, तो ये बना 3d10 4s1। स्टेबल तो हुआ नहीं है अभी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, वैसे +1 एग्जिस्ट भी नहीं करता है, 3d10 4s0, अब देखो स्टेबल हो गया। तो आप क्या बोलेंगे कि जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो, क्योंकि वो बनना चाहता है ऐसा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्लियर हुआ। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो। ठीक है, इनसे क्या क्या चेंजेस आएंगे हम आगे बात करते हैं। सिर्फ इससे क्या क्वेश्चन मिलता है, इससे क्वेश्चन ये मिलता है कि आप हमें ये बताइए कि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी इररेगुलर क्यों है। कहीं पे हम बोल रहे हैं सेकंड ज्यादा है, कहीं पे बोल रहे हैं फर्स्ट ज्यादा है, कहीं पे बोलते हैं थर्ड ज्यादा है, एक रेगुलर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतनी इररेगुलर क्यों है, तो रीजन है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, कि हाफ फिल्ड आ जाता है तो ज्यादा हो जाती है, फुल फिल्ड आ जाता है तो ज्यादा हो जाती है, D3 यानी कि T2G स्टेबलाइजेशन आता है तो ज्यादा हो जाती है। तो इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें थोड़े से वेरिएशंस रेगुलर नहीं मिलते हैं, तो ये इसका रीजन रहता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने समझ ली है। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर हम उसको मिक्स कर रहे होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन पढ़ते पढ़ते काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को पहले से ही याद हो चुकी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या याद रखनी है आपने। सिर्फ स्टेबल वाली याद रखनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं से हम इसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी बात कर रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते क्यों, है ना, सवाल तो ये है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन है 3D से इलेक्ट्रॉन यूज करना और 4s से। तो बात यही है सर कि 3D और 4s से यूज कर कैसे पा रहे हैं, इनकी एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस होता है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या है, कम है, तो दोनों से ही इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऐसा होता कि 4s की एनर्जी बहुत ज्यादा है, 3D की बहुत कम है, तो सिर्फ 4s से इलेक्ट्रॉन जाते। लेकिन इनकी एनर्जी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता जिस वजह से इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से जा सकते हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एलिमेंट्स पे बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बोलते रहो साथ साथ में, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, अरे इतना भी तेज मत बोलो, लिखने तो दो, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ठीक, जिंक को तो तुम जानते हो सर +2 दिखाता है सर। ठीक है ना, जिंक तो +2 के अलावा कोई दिखाता नहीं है, अगर दिखाता तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। कॉपर देखा है आप लोगों ने +1 और +2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। और किसको सुनते आए हो आप, आयरन को, है ना, फेरस और फेरिक, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें मैंगनीज, ये +2 से लेकर +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 +4 +5 +6 +7। तो ये तो वैसे ही खास हो गया। सर पीरियोडिक टेबल में अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात करें तो मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 से +7। रीजन यही रहेगा कि इसमें 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो सभी जगह से इलेक्ट्रॉन 1 by 1 यूज हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं निकेल की बात करूं तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 +2 और +4। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी तुम्हें एग्जांपल याद हो, कोबाल्ट होता है +2 और +3,
अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को थोड़ा सा यूज कर सकते हो, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा था तुमने कोबाल्ट के +2 और +3 में। +3 अमोनिया के साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता था आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, CuNH3 का होल 6 बाहर से 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट +3 और +2 को शो करना पसंद करता है। अब आते हैं इनमें, स्कैंडियम ट्रांजिशनल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बना, देखो पहला कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते क्यों हैं सर, स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ 3D एंड 4s। दूसरा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, कौन है, स्कैंडियम। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला कौन है, मैंगनीज, +2 से लेकर +7 तक। अब इन पे आते हैं, देखिए टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d2 4s2। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, 2 + 2 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेनेडियम होता है 23, 3 और 2 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 4 और 2 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। एक और याद रख लो, क्रोमियम +3 भी दिखाता है। तो ऐसे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखनी है। कुछ डेटा अपना पुराना यूज करना है आपने, कि हमने जिंक को देखा था, कॉपर को हमने देखा हुआ है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में देखा है, आयरन को देखा है, मैंगनीज तो है ही खास, निकल का हम याद कर लेंगे, स्कैंडियम भी खास है, ठीक है। एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर 3D और 4s में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाते हैं। फिर बाकियों की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी, जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन है सारे निकाल दिए, तो स्टेबल तो होना ही। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या हुई, इंक्रीज, फिर हैवी एलिमेंट्स के लिए क्या होने लगी है, डिक्रीज होने लगी, तो ये पैटर्न रहता है। तो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर नहीं बताना होता है, हमें इंडिविजुअल एटम्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर आप कर सकते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, लेकिन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यही क्यों एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कॉपर वाले पे। देखिए कॉपर +1 जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर आप, तो 3d10, 4s1 चला गया है ना, s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो होना तो इससे स्टेबल चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल कौन है, +2, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो कॉपर +1 सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो +2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो बना देता है 3d9। आप बोलेंगे सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, इसके लिए रीजन क्या है, एक और नया टॉपिक हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो कोई आयन जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होता है, तो वो उसके साथ जो इंटरेक्शन शो करता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब वो आयन अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एंथैल्पी को बोलोगे हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल आपके पास है Cu1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के पास अट्रैक्शन कम है, 2 पॉजिटिव के पास ज्यादा है, तो Cu1 पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम दूरी तक अटैक कर पाएगा। मान लीजिए इतने दूर तक वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जोड़ लिए। जबकि कॉपर 2+ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो ज्यादा दूर तक वाटर के मॉलिक्यूल को, यानी कि ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए इतने मॉलिक्यूल उसने अट्रैक्ट कर लिए, तो बेटा किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, आप बोलेंगे सर कॉपर +2 वाला वाटर के साथ ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर रहा है, जिस वजह से वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो बेटा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि कंपनसेट कर सकती है इस वैल्यू को। मान लीजिए इसमें लग रही थी आपकी 200 जूल की एनर्जी, क्योंकि +1 स्टेबल था, अनस्टेबल बन रहा है थोड़ा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये तो नहीं हम बोलेंगे कि कभी निकल ही नहीं सकते, तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। हमने ये बोला कि इसकी सेकंड एनर्जी एंथैल्पी हाई है, ये बात गलत नहीं है कि सेकंड एनर्जी एंथैल्पी हाई है, बट मैंने कहा कि मान लीजिए सेकंड एनर्जी एंथैल्पी है 200 जूल की एनर्जी लगती है, और हाइड्रेशन से जब एनर्जी निकलेगी ना वो 800 जूल की एनर्जी है, तो इसमें फायदा है ना। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव तो कहेगा यार मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, मैं कहूंगा बेटा आपको ना 200 जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो बोलेगा ठीक है यार मेरे पास 800 जूल की एनर्जी लग ली है, 200 जूल की एनर्जी तू रख ले, 600 जूल की एनर्जी का फायदा तो तब भी होगा। तो इसलिए कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, +2। तो क्वेश्चन ये होता है कि वाई कि कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो बोलोगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो
साइज जितना छोटा हो हाइड्रोजन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिलीज में साइन कैसा आता है, नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव में होती है एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में होती है, पॉजिटिव में। हम एनर्जी देते हैं, एलिमेंट को एनर्जी देते हैं, यानी कि एलिमेंट एनर्जी को गेन कर रहा है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी समझा दी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने देख ली है। अब यहाँ पे हम यहीं पे कुछ पॉइंट ऐड करते हैं। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो शो कर रहा होगा एसिडिक करेक्टर। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बेटा वो दिखा रहा होगा आपका बेसिक करेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लियर होगी, कॉपर वाला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारे पास मैंगनीज के कुछ ऑक्साइड्स हैं MnO, और MnO के बाद हम ले लेते हैं MnO के बाद है हमारे पास Mn2O3, उसके बाद है Mn3O4, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं MnO2, लास्ट आ जाता है Mn2O7। ठीक है, सभी में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, इसको x मानोगे -2 होता है तो ये आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो +3, यहाँ पे आप x करके निकाल रहे होंगे तो फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगी वो इसलिए क्योंकि Mn3O4 को लिखने का तरीका होता है MnO.Mn2O3। अब इंडिविजुअल निकालो, MnO में Mn की निकालो, कितनी आएगी +2, Mn2O3 में Mn की निकालो +3, तो यहाँ पर +2 भी है और +3 दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और ये है आपका +4 और यहाँ पे आ जाएगी +7। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए MnO और Mn2O3 बेटा ये आपको दिखाई देते हैं बेसिक कैरेक्टर के, और बीच के दो जो हैं वो एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे और बेसिक भी दिखाएंगे, और लास्ट वाला कैसा होगा आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्रोमियम में भी देख सकते हो CrO, Cr2O3 और CrO3। CrO में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पर है +3, यहाँ पे मैक्सिमम आ गई है +6। तो पहला वाला लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है बेटा, ये बेसिक होता है, ये वाला एसिडिक होता है, और ये वाला बोलो बेटा एम्फोटेरिक होता है। समझ गए? तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक। बस एक चीज और ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग जो कि अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है जितनी भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ये हमेशा हर जगह ही होता है बेटा कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़े होते हैं, या फिर कभी कभी नाइट्रोजन के साथ। उसका रीजन ये है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर ही इतनी काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो मैंगनीज के अंदर से अगर 7 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, मैंगनीज को बहुत पॉजिटिव बनाना है, तो उसके साथ बहुत अच्छा नेगेटिव जुड़ा होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा नेगेटिव नहीं जुड़ा होगा तो क्या वो मैंगनीज को इतना पॉजिटिव बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो इसलिए जो मेटल्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। रीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स स्टेबलाइज्ड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडाइज द मेटल। ठीक है, फिर दूसरा सवाल कि ऑक्सीजन ऐसा ज्यादा अच्छा कर पाता है, ऑक्सीजन ज्यादा बेटर है ऐसा करने में फ्लोरीन से, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन क्यों कर पा रहा है ऐसा? तो फ्लोरीन के लिए ऑक्सीजन के लिए आंसर ये है कि ऑक्सीजन जो है ना वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सर फ्लोरीन से अगर हमें जोड़ना है, देखिए आपके पास एक एटम है A, मैं चाहता हूं इस पे 2 पॉजिटिव आए, तो मुझे कितने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे? 2 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर एक F नेगेटिव, तब इस पे कितना आएगा? 2 पॉजिटिव।
अब मैं कहता हूँ कि बेटा ऑक्सीजन लगाओ, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो अकेला है। तो ये फायदा है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, तो कम ऑक्सीजन सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम एक क्या होती है कि आपने कहा कि सर किसी मेटल को वो 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, कोई मेटल 6 बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैंने 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 फ्लोरीन लगाए। अब यार फ्लोरीन जब लगाओगे तो साइज भी तो मैटर करेगा ना। इतने सारे फ्लोरीन, मतलब ये ढक्कन रहने से मैंने कहा बेटा इसके साथ 6 बॉन्ड बनाने हैं, आप बोलोगे सर 6 बॉन्ड बनाने हैं, तुमने 6 फ्लोरीन जोड़ दिए चारों तरफ से। अब वो फ्लोरीन इतने पास रहेंगे तो रिपल्शन भी तो करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो बचते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 6 की जगह सिर्फ 3 बॉन्ड से काम चला लूँ, तो आप बोलोगे सर 3 तो बढ़िया है, फिर एक यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। वो किस लिए हो पाया है? फिर ऑक्सीजन की वजह से। 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड के बराबर है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर ऑक्सीजन भी इसमें ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से वो फ्लोरीन से भी आगे निकल जाता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करने में। देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि सारे ऑक्सीजन के ही कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे जाके हम और भी देख रहे होंगे कि MnO4 और K2Cr27 पे जब बात हो रही होगी। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डी ब्लॉक का, फिर हम छोटा सा एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। चलिए, तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुना होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, वैल्यू वहाँ पे सारी लिखी रहती थी। वैल्यू आती कैसे हैं वो आज हम डी ब्लॉक के टॉपिक में समझ रहे होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो तुमने ये कर लिया ना, इससे तो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको समझना ही सबसे खास बात है। डी ब्लॉक का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम है बढ़िया करके सीखेंगे, ठीक है। फिर बताइएगा आया या नहीं आया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों से डिसाइड होता है। पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा है एटोमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एंथैल्पी, दोनों एक ही चीज रहेंगी, ठीक है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटा क्या है तीसरा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों के सम से ही आप बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आने वाला है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में मेटल को एनर्जी दी जाती है, तो मेटल एनर्जी को गेन कर रहा है, तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव का। एटोमाइजेशन एंथैल्पी में भी हम मेटल को एनर्जी दे रहे होते हैं, मेटल एनर्जी को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ सप्लाई हो रही है या रिलीज, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो साइन कैसा आता है? नेगेटिव का। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दिखा देते हो ई नॉट से। अब अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि m n पॉजिटिव से m बन रहा है, तो ये रिडक्शन। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया अगर Cu2 पॉजिटिव से Cu, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा है 0.34 वोल्ट, ये कौन सा पोटेंशियल है? ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसी पे बात कर रहे होंगे, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही समझा जा सकता है अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो हम सारे पोटेंशियल लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो मैं यहाँ पर हेडिंग तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन हम समझ रहे होंगे हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनके सम से ही रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड होगा। तो बेटा पहली वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। फिर समीशन, दूसरी वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। फिर तीसरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी कि फाइनल आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वो डिपेंड करता है इस पॉजिटिव वैल्यू पर और फिर इस दूसरी वाली नेगेटिव वैल्यू पर, है ना। अगर ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए आपने कहा सर ये टोटल जो आया है इन दोनों को मिला के वो 100 आया और यहाँ आ गया 200 तो फाइनल आंसर किस में आ गया? माइनस में आ गया। अब मान लीजिए पहले वाला 300 आ जाता तो आप बोलोगे प्लस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहले की दोनों वैल्यूज और लास्ट की आयनाइजेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी, उनसे डिसाइड होने वाला है कि हमारे पोटेंशियल का साइन क्या रहेगा। मीनिंग समझ में आ गया? अब मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी, फिर उस पर रिगार्डिंग हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, जो तुम्हें पेपर में मिल होंगे। तो पहले समझ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका समीशन है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम कौन सी बात कर रहे होंगे?
फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हम सेकंड वाले तक ही बात कर रहे होंगे पोटेंशियल सारे। और दूसरा एटमाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। साइन आप लोगों ने देख ली है, मैं टेबल बना लेता हूँ फिर बात करते हैं। ओके, तो ये है आपकी टेबल, ठीक है। तो टेबल में जो पोटेंशियल दिए हैं वो सभी दिए हैं टू ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, सब टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, सब इनके लिए है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ये जो टेबल दिया है आपको वो रिडक्शन पोटेंशियल है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। तो वो मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। अब पहला डाउट क्या होता है इसमें, पहला डाउट ये होता है बच्चों को, सर क्या हम इससे ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना सारे पोटेंशियल किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, रिडक्शन के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है, बना तो आप यही रहे हो कि मेटल से क्या बनाना है आपको, M2 पॉजिटिव, ठीक है। लिखने का तरीका ऐसा होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें गेन करने हैं क्या, 2 पॉजिटिव से M बनाना है, ऐसा नहीं, M से 2 पॉजिटिव बनाना है, क्लियर हुआ। तो M से 2 पॉजिटिव बनाना है तो कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं ना। चलिए बात करते हैं, इस टेबल को ध्यान से आप देखिए। टाइटेनियम का पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल 1.63, स्कैंडियम नहीं लिया है क्योंकि स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है। वैनेडियम -1.18, मैंगनीज -1.18, तो ये डेटा है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, पहली ऑब्जर्वेशन कि सर वैनेडियम का पोटेंशियल काफी नेगेटिव दिख रहा है, मैंगनीज का भी काफी ज्यादा नेगेटिव है, और सबसे स्पेशल तो सर क्या आ गया ये, सर आपने गलत तो ही लिख दिया। सभी के पोटेंशियल नेगेटिव में है और कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव में है। अब इन सारी बातों को पेपर में सवाल भी ऐसे होते हैं, टेबल भी दे देते हैं आपको बना के, आपसे पूछ लेते हैं कि रिड्यूसिंग पावर, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉपर को डिस्कस करते हैं यार बेटा, कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में क्यों आ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि रिडक्शन करने की एबिलिटी अच्छी है और किसी को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी अच्छी है। अपना रिडक्शन करना, रिडक्शन पोटेंशियल हाई मतलब अपना रिडक्शन करेगा और किसी और का ऑक्सीडेशन। तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब तीन चीजों में चेंज हो सकता है। पहला, एक सर एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुई हो, या फिर आयनाइजेशन में कुछ गड़बड़ हुई हो, या फिर हाइड्रेशन, इन तीन चीजों को आपने देखना है। अब वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा हो गया होगा हाइड्रेशन वाले पार्ट से, क्योंकि हाइड्रेशन वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इतना ध्यान से समझो पहले। अगर आंसर पॉजिटिव में आया है तो ये दोनों का समीशन पॉजिटिव आया होगा ज्यादा और वो नेगेटिव वाला कम होगा, तब फाइनल आंसर ही आया होगा। अब बात ये है कि सर एटोमाइजेशन एंथैल्पी हाई रही होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये ज्यादा पॉजिटिव हुआ क्यों, या फिर ये कम हो गई होगी। तो उसका आंसर आप लोगों के पास है कि हमारे पास कॉपर +2 तक जाना है ना, तो कॉपर +1 तक जाइए पहले। तो कॉपर +1 में आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है, 3D9, और कॉपर +2 में क्या आता है बेटा, सॉरी, कॉपर +1 में आता है 3D10 और यहाँ पे आता है 3D9। तो देखिए जरा, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई नहीं है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत हाई है, समझे। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, हाई होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ गई, क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या डाउट आता है, मुझे पता है क्या डाउट है। आप कहोगे सर हाइड्रेशन एंथैल्पी तो हमने पढ़ा था अभी ज्यादा होती है। अब आप ध्यान से ये समझो, मैंने ये कहा था कि कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है किससे, कॉपर +2 से। तो यहाँ पर इनमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या बोलेंगे आप पॉजिटिव आने का, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो क्यों बोल रहे हो, समझ में आया, इनसे कंपैरिजन करते हुए लो है। इनमें कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू +1। मैंने ये थोड़ी कहा कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, हमने ये कहा कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कॉपर +1 से, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बात क्या है, पॉजिटिव आने का रीजन, हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटा जितनी बार पीछे करना है वीडियो को करो और कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहा था ना सबसे सेंसिटिव टॉपिक है,
तो क्लियर हुआ कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव। सबसे फ्रीक्वेंट ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आ गया। आपको पता भी होना चाहिए, सब नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव क्यों है। तो आपसे आज से आप कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब आते हैं किस पर, वेनेडियम पर और मैंगनीज वगैरह जो भी है। ये नहीं होना चाहिए मुझे, चलिए इसे दोबारा बना देते हैं। एटोमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन, ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे। और दूसरा है हमारे पास हाइड्रेशन। अब इसके लिए सिचुएशन लगा के देखते हैं। मैंगनीज पे बात करते हैं। मैंगनीज के लिए भी बात करोगे 2 पॉजिटिव, तो जरा मैंगनीज को 2 पॉजिटिव ले जाओ। मैंगनीज का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। मैंगनीज को +1 ले जाओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ अगर हम Mn2 पॉजिटिव बना दें तो सर बहुत कम है वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जाना चाहेगा ना। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर एटोमाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, लो, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ये ज्यादा। ठीक है, तो रीजन क्या है, इस पॉजिटिव वैल्यू को कम करने वाला फैक्टर कौन है, वो ये है, तो लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ। वेनेडियम में आओ। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 23, 3d3 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले वाला निकालोगे तो 4s1 बनेगा, एक और निकाल दोगे तो 4s0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये वाला फैक्टर अगेन कम हो गया, हाइड्रेशन वाला ज्यादा हो गया होगा, इसलिए आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। क्लियर हुआ कि वेनेडियम का इतना नेगेटिव क्यों है, मैंगनीज का इतना नेगेटिव क्यों है। ठीक है ना। फिर उसके बाद निकिल के लिए भी बोला जाता है कि निकिल का एक्सपेक्टेशन जो होता है उसके हिसाब से एनर्जी जो है काफी नेगेटिव आई है, तो उसके लिए रीजन होता है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब नेगेटिव आई है तो इसकी हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन होगा नहीं है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेटा पोटेंशियल से आपसे ये सवाल हो गया। क्लियर हुआ। अब दूसरा सवाल, अगर कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उससे और क्या सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो बेटा मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पीछे करें और बार बार समझें उसे, पेन चलाएं जरा कॉपी पर, देखें कि क्या रीजन सर बोल रहे हैं। कॉपर जो है ना वो नॉर्मल कंडीशंस में HCl में से कभी भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। इक्वेशन क्या बनेगी, Cu के साथ चले HSO4 करा देते हैं, फिर उसकी स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास बनेगा CuSO4 और प्लस कौन सी गैस बाहर, H2। देखने में तो ठीक ही लग रहा है कि सर CuSO4 बन जाए और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टच लगा दूं। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 0, यहाँ कितनी है। तो तुमने क्या किया बेटा, तुमने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया Cu+1 से +2 में। ठीक है, और H2SO4 में देखो H किस पे था, पॉजिटिव में, यहाँ किस पे चला गया, 0 पे। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, 2 H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर ये रिएक्शन ऊपर वाली पॉसिबल है तो कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन। ये तो किया आपने ऊपर वाली रिएक्शन में कि ये 0 से +2 चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये +1 से 0 ये रिड्यूस हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि कॉपर का पोटेंशियल कितना लिखा था आपने अभी, Cu2 पॉजिटिव से Cu बोलो बेटा कितना है, 0.34 वोल्ट है, राइट। और हाइड्रोजन का पोटेंशियल वो तो सभी को याद है कि सर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव से H2 कितना होता है, 0। अब मुझे बताओ बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बोलो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सर कॉपर का। तो बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन करने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज कैसे करवा सकते हो। क्या हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के बाद भी ये ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस ना हो। अरे तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है तो तुम करोगे ना रिडक्शन,
तुम क्या करोगे, रिडक्शन, यानी कि इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए थी सर, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो सकता है, ये होना चाहिए था सर, ये उल्टा होना चाहिए था। इसका मतलब कॉपर जो है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू H2। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। समझ गए इतनी बातें? चलो बहुत बढ़िया। और क्या बताना है मैंने तुम्हें इसमें, हाँ रिड्यूसिंग पावर वगैरह थोड़ा सा समझा देते हैं बस लास्ट, फिर हमारा डी ब्लॉक का पोर्शन खत्म, फिर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें 5 से 10 मिनट और लगेंगे। वैसे तो वीडियो की लेंथ तुम लोग देख ही ले रहे हो, मुझे नहीं पता चल पा रहा है बस, ठीक है। कितना और बचेगा मेरे लिए थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होगी वो चीज़ें, तुम्हें तो साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर इतने मिनट की वीडियो दिख रही है यहाँ पर हमें। तो ठीक है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एक एक बात को कान खोल के सुनना, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो अपना रिडक्शन करेगा, किसी और का ऑक्सीडेशन करेगा। तो कैसा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। समझ गए? जैसे LIC एजेंट क्या करेगा, LIC एजेंट का काम है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीडेशन करना, LIC एजेंट का काम है LIC करना, ठीक है, किसी और की, तभी तो एजेंट है वो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी है ऑक्सीडेशन करना, किसी और का ऑक्सीडेशन करना। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा का मतलब अपना रिडक्शन, लिख लो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें बहुत ही गलतियां होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिखाते आया हूँ ये चीजें, ठीक है। अपना रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कॉपर, कॉपर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ गए? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे फिर देखते हैं कितना आपको समझ में आया है, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है बेटा यहाँ से पेपर में। ये पोटेंशियल देके पूछ लेगा, इसमें से पूछ लेता हूँ मैं आपसे, बताइए इन सब में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे, सर आपने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो किसी और का ऑक्सीडेशन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा, अपना रिडक्शन मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, कॉपर। समझ गए? बोलो बच्चों, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन का आंसर करो कि Cr2 पॉजिटिव इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेनेशन भी देने होंगे ना हमें, कि Cr2 पॉजिटिव एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बताएगा आपको कैसा एजेंट है, और Mn3 पॉजिटिव है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपने अपना दिमाग लगाना है और समझाना है कि ऐसा क्यों है, आपको पहचानना नहीं था, पहचानने का बता दिया उसने, कि Cr2 पॉजिटिव एक रिड्यूसिंग एजेंट है, Mn3 पॉजिटिव एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी और का रिडक्शन करेगा, अपना ऑक्सीडेशन, अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो +2 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, क्या होता है 3d5 4s1, तो d4 है, तो d4 से किस में जाना चाह रहा है, d3 में। क्यों जाना चाह रहा है यार बेटा, क्योंकि सर ये T2G स्टेबल होता है, आपने ही तो बोला था कि D3 स्टेबल, D5 स्टेबल, D10 स्टेबल, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और किसी और का रिडक्शन करेगा, क्योंकि ये T2G स्टेबलाइजेशन दिखाता है। आंसर हो गया। मैंगनीज में आओ, मैंगनीज 3 पॉजिटिव है, 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो मैंगनीज 3 पॉजिटिव के पास बचेंगे D4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपना रिडक्शन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्टेबल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, तो अब है हमारे पास डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक, जिससे सवाल मिल जाते हैं, फिर हम बात कर रहे होंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में, जो कि बहुत छोटा सा होगा, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं उसमें। तो बेटा ये है कलर कि जो कोऑर्डिनेशन, सॉरी, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हो आप लोग, कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं, तो उसके लिए क्या रीजन है, डी डी ट्रांजिशन। एक रीजन है डी डी ट्रांजिशन और दूसरा होता है लिगेंड्स टू
मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे रिएक्शंस के अंदर। तो पहला है डी टी ट्रांजिशन। डी टी ट्रांजिशन कब नहीं होता है? जब डी 0 ना हो और डी 10 ना हो मतलब, ठीक है। अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस होगा। यहाँ पे डी टी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिए जाएंगे टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। आपसे पूछेंगे इसमें से कितने कंपाउंड्स कलर्ड हैं या कितने के कंपाउंड डी टी ट्रांजिशन दिखाते हैं। तो देखिए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 0, तो बेटा ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलर्ड होगा। स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। तीनों निकाल दिए तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। Zn में से देखिए, Zn जो है 3d10 पूरा भर गया ना, देखो, तो ये भी कलरलेस। Mn2 पॉजिटिव कितना होता है? 3d5, ये होगा कलर। तो सिंपल है, पहचान लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, है ना। आप लोगों के जहन में भी सवाल आता होगा, सर पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से घिरी हुई है। तो उसका रीजन है पहला, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है लिगेंड्स के लिए। दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, लिगेंड्स आके इलेक्ट्रॉन देते। तो पहला क्या है? स्मॉल साइज। दूसरा है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तीसरा आप बोल सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी तो अलग अलग कंपाउंड बन पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। चलिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास दो सीरीज में डिवाइड है। एक है आपका लेंथेनॉइड्स, एक को आप बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और दूसरा है आपका एक्टिनॉइड्स, जिनका पहला एलिमेंट एक्टिनियम होता है और यहाँ का पहला एलिमेंट लेंथेनम होता है। जबकि लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। बस इनकी प्रॉपर्टी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यानी कि एफ ब्लॉक के साथ स्टडी की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यहीं से मैच करती हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो n-2 डी, डी यहाँ पे मिलेगा, तो अच्छा n-2 f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स, और n-1 डी में 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और s में आपको मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। तो ये रहता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लेंथेनाइड्स एलिमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं बेटा 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक, और ये होते हैं आपके 90 से 103, 90 से लेकर 103 तक। तो 14 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। कुछ बुक्स में 57 से लिखा होगा, तो बेटा 57 से मत लिखना आप लोग। 57 जो है वो लेंथेनाइड एलिमेंट है, ठीक है, वो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे यहाँ पर 89 से लिखा होगा, तो ये सही है, उस तरीके से लिखना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर ये 14 एलिमेंट आप बता नहीं पाओगे सही से। तो हमारे पास एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, ऐसे देखी होगी आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल ना, सबसे लास्ट में। तो ये पहली वाली सीरीज है 4f और दूसरी वाली है 5f सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनाइड्स को बोलते हैं हम 4f सीरीज, और ये वाली होती है हमारी 5f सीरीज। इसमें 5 और 5f भरा जाएगा, इसमें 4f फिल होगा, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट है लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनम से स्टार्ट कर रहे होंगे हम इसे, और ल्यूटेटियम पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा एक्टिनियम, और इसको हम खत्म करेंगे लॉरेंसियम पर, Lr, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक है वो याद रखो, एक्टिनाइड्स कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखो। पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू में मिल जाएगा, कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे, ठीक है। एमसीक्यू में एलिमेंट दे देंगे आपको, 102 लिख दिया, 101 लिख दिया, बताइए कि ये डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है या एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगा लेना है, क्लियर है, समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स के बारे में क्या खास बात है, और एक्टिनाइड्स एलिमेंट के बारे में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहला ये है कि लेंथेनाइड एलिमेंट जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +3,
जबकि एक्टिनोइड्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट टेबल बताते बनाते ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फिर भी कुछ एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं। एग्जांपल हो गया आपका सीरियम +4। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाते हुए कॉन्फ़िगरेशन की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है Eu+2, ठीक है ना, सीरियम +4 और Eu+2। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि सीरियम +4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट? अभी सीखा है, ईमानदारी से बताना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3, तो ये Ce+4 से किस में जाना चाहेगा? +3 में। तो +4 से +3 में कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन। किसी और का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो कैसा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये +2 से किस में जाएगा? +3 में। अपना क्या किया? ऑक्सीडेशन। किसी और का क्या करेगा? रिडक्शन। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियम +4 और ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है हमारे पास इसके पास। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे तो ऐसे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। रीजन लिखना चाहोगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, तो वही रीजन है कि इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा। यहाँ पे 4f फिल होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5f फिल होगा, तो 5f आएगा। और देखिए f क्या है? 5। अगर ये 5 है तो ये क्या होगा? उससे कम। वेट वेट वेट, ये n-2 है ना, ये इससे ज्यादा होगा। देखिए तो ये 5f है तो ये कितना होगा? 6d, और ये कितना होगा? 7s। ऐसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 4f है, तो आगे वाला क्या होने वाला है? 5d, और उसके आगे क्या होगा? 6। बेटा ये जो हाईएस्ट नंबर है ना, ये बताता है कि कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो ये 6th पीरियड को बिलोंग करता है और ये 7th पीरियड को बिलोंग करता है। क्लियर हुआ? अब आप लोग जानना चाहते हैं, अगर याद करना चाहते हैं तो आप ये याद भी कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर आप याद करना चाहें, ट्रिक वगैरह होती है यहाँ पर लेंथेनम से आगे को, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, अगर वो तुम याद भी करना चाहते हो तो पूरी पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक के बारे में भी उसमें बता हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये तुम याद कर सकते हो। अब कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल वैसे बनते नहीं है, याद करना चाहोगे तो काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, तो उस पैटर्न को आप लोग देख लोगे, तो देखकर अगर तुम्हें याद करना होगा, तुम समझने लायक होंगे उस इंटरेस्ट में, तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। वो भी ट्रिक से ही बनाने पड़ते हैं बस, और ऐसी कुछ खास ट्रिक भी नहीं है। याद ही करना होता है कि इसमें 1 नहीं भरना है, इसमें 2 नहीं भरना है, तो मैं इसलिए वो समझा ही नहीं रहा हूँ, इस पार्ट में इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है कि कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आ रहा होगा। फिर भी अगर याद करना चाहोगे तो गैडोलियम जीडी, यानी कि ऐसे एलिमेंट की याद कर लेना जो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये ऑक्सीडेशन लेवल तो था ही, बस लास्ट पॉइंट 3-4 मिनट और देंगे आप मुझे, वो है कॉन्ट्रैक्शन। एक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन तो यही है ब्लॉक से कि ये पूछा जाए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको सब समझाता हूँ। देखिए हमारे पास 4f है, 5d है और 6s है, तो मैं इसको अगर बनाना चाहूँ जैसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट समझ रहे थे वैसे ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4f आ जाएगा, 4f के बाद 5d आएगा, फिर लास्ट में कौन आएगा? 6s आएगा। लेकिन होता इसमें भी यही, 6s पहले भर चुका होता है, d में भी एक आध इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये पहले ही भर गए हैं। अब बाद में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहे हैं बेटा? f में। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा धीरे धीरे। तो होगा क्या? पहले साइज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं न्यूक्लियस हूँ, मैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब बीच में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे ही एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक प्रोटॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ गए होंगे। तो सोचो जरा, पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस चार्ज का अट्रैक्शन कितना बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अब शील्डिंग इफेक्ट में क्या हुआ था? शील्डिंग इफेक्ट में मैंने ये कहा था कि जब बीच में भीड़ बढ़ने लगेगी तो वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने से रोकेगी, यानी कि डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। लेकिन ना इस बार क्या है, मैं हूँ न्यूक्लियस,
मैंने तुम्हारे लिए अट्रैक्शन पावर बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 14 पॉजिटिव से बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में ये 14th इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए। अब मैंने क्या एक्सपेक्टेशन करी? मैंने कहा कि ये 14 बच्चे जो बैठे हैं वो डिस्टरबेंस करेंगे। तो मैंने कहा पीछे वालों को मेरा इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगेगा, वॉइस अच्छे से नहीं जाएगी, फील अच्छा नहीं आएगा उन्हें। तो मैंने इंटरेक्शन बढ़ाया। लेकिन हुआ क्या? ये जो 14th इलेक्ट्रॉन आकर बैठे ना, वो बहुत ही सीधे साधे बच्चे थे। आके ऐसे बैठे हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके आने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन मैंने क्या करा? मैंने तो अट्रैक्शन पावर बढ़ा दी। अब मेरी अट्रैक्शन पावर बढ़ गई है तो बेटा साइज क्या हो जाएगा? फिर छोटा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस ने अपनी पावर को बढ़ा दिया अट्रैक्ट करने की। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि बीच में जो लोग आ रहे हैं वो उस अट्रैक्शन को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने रोका ही नहीं। क्यों नहीं रोका? तो आंसर में क्या लिखोगे? एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, effective nuclear charge increases for the outer electron due to very poor shielding of 4f इलेक्ट्रॉन। कि ये जो 4f इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो उसकी शील्डिंग बहुत ही खराब है, उसके बीच में आने या ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन पावर बढ़िया काम करेगा और साइज क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। समझ गए? तो इसे बोलते हैं हम लेंथेरेट कॉन्ट्रैक्शन। इसका उल्टा कर दो, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलोगे? वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अभी तक 4f आ रहे थे, अब 5f आएंगे। इनकी 11th क्लास थी, मान लो ये 12th क्लास है, ठीक है। इनकी शील्डिंग ज्यादा अच्छी होती है ना? 11th के बच्चे ज्यादा सवाल पूछते हैं ठीक है। तो इनकी शील्डिंग फिर भी अच्छी होती है, इनकी तो बहुत बेकार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 12th वाले नहीं पूछते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा बचपना भी होता है ना, 11th में आते ही तो काफी रिलेवेंट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शील्ड कर भी पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से सिंसियरिटी से पढ़ेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में, एकदम न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत बढ़िया अट्रैक्ट कर पाएगा। तो एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा साइज को डिक्रीज करेगा। अब देखिए 3D से 4D में जाने पर, 3D सीरीज थी, फिर 4D सीरीज में आए, तो 4D सीरीज में जब आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन 4D से 5D में जाने पे देखा गया है कि साइज क्या हो गए? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए। इस बात का आंसर तुम्हारे पास अब आ गया है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा भी इस बार कि ZR और HF का साइज सेम क्यों होता है। तो देखिए आपके पास जो डी ब्लॉक है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। पूरा याद करने के लिए कह रहा हूँ, बस देख लो जो समझ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये है La और ये है AC। La के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, 14 एलिमेंट्स आए होंगे, उसके बाद HF आया होगा। इसका एटॉमिक नंबर 57 है, लेकिन इसका 58 नहीं है। 58 वाले तो इधर आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एटम्स। फिर एक्टिनाइट के बाद ये नहीं आएगा, तो बीच में कौन आ गया? यहाँ पे आ गया लेंथेनाइट, और यहाँ आ गया एक्टिनाइट। ये थी आपकी 3D सीरीज। 3D से 4D में गए, साइज बढ़ा, लेकिन 4D से जब 5D में आए तो साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि 4D और 5D का साइज क्या रहता है? सेम। इसलिए तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ बनाया था ऐसे, तो इन दोनों को पास रखा था। तो रीजन यही है, ZR और HF का साइज ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, सिर्फ 1 पिकोमीटर का डिफरेंस है। तो क्यों है सेम? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट क्वेश्चन सुनते चले जाओ बस, कि एक्टिनाइट की केमिस्ट्री डिस्कस करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू लेंथेनाइट्स, क्योंकि एक्टिनाइट्स आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जिंदगी बहुत कम होती है, तो हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं और ये जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए इनकी स्टडी मतलब ऐसा ही लिखोगे, ठीक है, कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और इनकी जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो बहुत फास्ट होता है, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं, तो स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइट्स एलिमेंट। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट करा दिया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। बस डी ब्लॉक में अगर मैं कहूँ तो बस रिएक्शन वाला पार्ट हम एक अलग वीडियो में कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द उस वीडियो में।